अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस रिएक्शंस। तो आज आप लोगों को सबको पता है कि कुछ काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आई है एंड बारी बारी उनको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट अपडेट है वो पाकिस्तान एयरफोर्स का तैमूर स्टेल्थ एयर टू ग्राउंड क्रूज मिसाइल का टेस्ट है, जो कि आज ही कंडक्ट किया गया है 3 जनवरी 2026। और इसकी प्रेस रिलीज़ भी, जैसा कि आप सबको बताया, कि पाकिस्तान ने इशू की। तो अगेन इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो कि जिनके ऊपर अगेन डिस्कशन करना जो है वो ज़रूरी है। तो वीडियो को देखते हैं, फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ डिस्कशन करते हैं। ये आपके सामने पाकिस्तान एयरफोर्स का एक लेगेसी प्लेटफॉर्म इसको कह सकते हैं, बिकॉज जितनी इस प्लेटफॉर्म की एज होगी है उसके हिसाब से ये लेगेसी ही है। लेकिन मिराज 3 जो है, वो मिराज एयरक्राफ्ट की जितनी भी सीरीज़ है पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में, वो बहुत ही ज़्यादा केपेबल एयरक्राफ्ट हैं। केपेबल इस वजह से क्योंकि हमने इन एयरक्राफ्ट के अंदर टाइमली मॉडर्नाइजेशंस की हैं। कुछ यहाँ पर डाउन साइड ज़रूर हैं, बिकॉज एजिंग फ्लीट है। 1967 में पहली दफ़ा पाकिस्तान एयरफोर्स ने मिराज एयरक्राफ्ट को अपनी सर्विस में इंडक्ट किया था। और तकरीबन जितने भी प्लेटफॉर्म, जितने भी एयर फ्रेम्स पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में मौजूद हैं, वो सारे ही पुराने हैं लेकिन अपग्रेडेड हैं। आप यहाँ पर अगर इस मिराज की टेल के ऊपर भी देखेंगे तो 360 डिग्री जो रेडार वार्निंग रिसीवर्स हैं या मिज़ल अप्रोच वार्निंग सिस्टम्स हैं लगाए हुए हैं, और इसमें जो डेटा लिंक पॉड्स हैं उनको जो है इफ़ेक्टिवली इसके साथ इंटीग्रेट किया गया है। और इटसेल्फ यहाँ पर आप तैमूर जैसे एक सोफिस्टिकेटेड स्टेल्थ क्रूज मिसाइल को अगर इस प्लेटफॉर्म से फायर कर सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके जो ऑनबोर्ड एवियोनिक्स हैं वो कितने ज़्यादा एडवांस्ड है। और इससे पहले भी हमने काफ़ी वेपन सिस्टम्स को फायर किया हुआ है। तो लेगेसी प्लेटफॉर्म है लेकिन केपेबल ज़रूर है। यहाँ पर अंडरविंग बेली पाइलॉन के ऊपर एक तैमूर AELCM आपको नज़र आ रहा है। बिकॉज मिराज जो है वो एक लाइट कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है, तो ये ऐसा एक ही मिसाइल सिस्टम कैरी कर सकता है। जहाँ पर बात है JF-17 की, तो वो भी LCA है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लेकिन वो जो एयरक्राफ्ट है वो एट ए टाइम 2 तैमूर क्रूज मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। अगर फर्स्ट के ऊपर फोटो पे आ जाएं, तो ये आप अगर फ्रंटल जो पार्ट देख रहे हैं, ये बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये जो कोन है ये हाउस करती है एक IIR सीकर को, यानी कि एक इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर को। ये उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवर दिया गया है जो कि नेक्स्ट कुछ फ्रेम्स के अंदर जो है वो रिमूव हो जाता है। जैसे ही एयरक्राफ्ट जो है वो फ्लाइट के लिए प्रिपेयर किया गया, मिज़िल को प्रिपेयर किया गया, तो ये कवरिंग जो है वो रिमूव कर दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिज़िल के अंदर कुछ केबल्स लगी हुई हैं। इनका बेसिकली मकसद मिसाइल का जो ऑनबोर्ड नेविगेशन सिस्टम है उसमें प्री प्लान्ड डाटा को स्टोर करना, प्री प्लान्ड कोऑर्डिनेट्स और प्री प्लान्ड जो टारगेट की इमेजेस हैं, क्योंकि IIR सीकर है इमेजिंग इंफ्रारेड। तो एक थर्मल कैमरा होता है नोज़ के अंदर, जिसके थ्रू ये अपने टारगेट को ID करता है टर्मिनल फेज के अंदर। तो ये सारी जो कोऑर्डिनेट्स, ये सारे डेटा जो है वो पहले ट्रांसफ़र कर दिया जाता है मिसाइल के अंदर, एंड देन एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करवाया जाता है। तो ये आप अटैच देख रहे हैं, एंड जैसे ही एयरक्राफ्ट प्रिपेयर होता है तो ये सब कुछ रिमूव करके उसको, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, उसको प्रिपेयर कर दिया जाता है। ये यहाँ से इवन यहाँ पर आप डिफरेंट सेंसर्स भी देख सकते हैं जो कि पाकिस्तान के जो क्रूज़ मिसाइल्स हैं उनमें कॉमन है। एयर स्पीड मॉनिटर करने के लिए, एयर प्रेशर मॉनिटर करने के लिए ये जो पर्टिकुलर फिन्स और ये ट्यूब्स बाहर निकली हुई हैं। और डिफरेंट यहाँ पर कॉम लिंक एंटेनाज और बाकी डेटा लिंक के जो सारे एंटेनाज हैं वो भी मौजूद हैं। ये यहाँ से एयरक्राफ्ट जो है वो टेक ऑफ कर जाता है। एंड मिराज इज़ ऑलवेज मतलब एक इम्प्रेसिव एयरक्राफ्ट है। जैसा भी पेलोड इस एयरक्राफ्ट को दिया जाए, ये बहुत एक इम्प्रेसिव वे के अंदर उसको कैरी करता है। एंड 15 आज अगर आप यकीन करें कि आज से 15 साल पहले हमने रात जो क्रूज़ मिसाइल हैं वो भी मिराज से ही टेस्ट किए थे। और आज तकरीबन 2025 में भी अगर आप देखेंगे तो मिराज से ही जो है वो जो हमारे नए नेक्स्ट जनरेशन के क्रूज़ मिसाइल्स हैं उनको भी टेस्ट किया जा रहा है। ये यहाँ पर इम्पैक्ट हुआ है फायरिंग रेंज में। एंड अगर आप यहाँ पर जो काफ़ी लोगों के लिए कंफ्यूजिंग चीज़ हो सकती है, अब मिसाइल का जो टर्मिनल एंगल है, जिस एंगल से ये अपने टारगेट को डाइव कर रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा हाई है। यानी कि
अगर अब यहाँ से मैं अंदाज़ा लगाऊँ तो ये तकरीबन 70-80 डिग्री का एंगल है। तो कहने में हम यहाँ पर जब भी कहते हैं तैमूर और राज जो हैं वो टेरेन हगिंग क्रूज मिसाइल्स हैं, तो टेरेन हगिंग क्रूज मिसाइल का जो टर्मिनल एंगल है उसको तकरीबन 20-30 डिग्री होना चाहिए। क्रूज मिसाइल्स बेसिकली जो भी हो, स्टेल्थ हो, जो टेरेन हगिंग को फॉलो करते हैं, टर्मिनल फेज में वो अपना एल्टीट्यूड इंक्रीज करते हैं, यानी कि टारगेट के करीब आते ही सडनली ऐसे मिसाइल जो हैं वो अपना एल्टीट्यूड इंक्रीज करते हैं और टॉप डाउन मोड के अंदर अपने टारगेट को अप्रोच करते हैं। ये बेसिकली एक टारगेटिंग का मेथड होता है जिससे मैक्सिमम एक्यूरेसी को अचीव किया जाता है, बिकॉज यही मिसाइल अगर एक लो एंगल के ऊपर टारगेट को स्ट्राइक करता है तो इसका जो सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। इसी वजह से टॉप डाउन अटैक मोड इस्तेमाल किया जाता है, इवन दो ये मिसाइल अपने पूरे फ्लाइट पाथ में एक्सट्रीमली लो एल्टीट्यूड के ऊपर ट्रैवल करता है, यानी कि बेयरली इवन मीटर्स के ऊपर डिस्टेंस होता है ग्राउंड से, तो उसमें यहाँ पर ऐसे फीचर्स को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन टारगेट को अप्रोच करते हुए एल्टीट्यूड इंक्रीज करना होता है। तो यही इसके पीछे वजह, अगर कोई कंफ्यूज हो रहा था तो हर मिसाइल जो है वो इसी तरह से तकरीबन इसी एंगल के अंदर अटैक करता है। ये यहाँ पर आप इम्पैक्ट देख पा रहे हैं एंड इनर्ट राउंड था, क्योंकि सॉरी इनर्ट था, मिसाइल के अंदर वॉरहेड मौजूद नहीं था, इस वजह से इम्पैक्ट का स्केल उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि आप में से कई इमेजिन करेंगे कि कोई फायर बॉल, जितना कि आप में से कई लोग इमेजिन कर रहे होंगे कि फायर बॉल होगी, तो इनर्ट वेपन्स का इतना ही होता है। बाकी ओवरऑल तैमूर के, अगर आप मेन चैनल के ऊपर अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वो आप जाकर वीडियो देखें, एंड उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है काफ़ी क्लियर तरीके से कि तैमूर जो है, तैमूर के पीछे एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान एयरफोर्स का। और यहाँ पर मैं भी ये भी बात बता दूँ कि ये कोई एक सिंगल एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल नहीं है। पाकिस्तान एयरफोर्स का एक पीछे पूरा लाइनअप खड़ा है जिसमें मोर देन अ डजन एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स हैं जो कि डेवलपमेंट फेज़ में है और उनकी भी ट्रायल एंड टेस्टिंग चल रही है। सिर्फ ये है कि हम अपने कुछ जो सडल सिस्टम्स हैं उनको पब्लिकली अनवील कर रहे हैं, बाकी जो मोस्ट क्रिटिकल सिस्टम्स हैं उनके ऊपर बैक एंड में काम चल रहा है, और आई डोंट थिंक सो कि उनसे रिलेटेड कोई प्रेस ब्रीफिंग जो है वो कभी की जाएगी। लेकिन हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है एरो 1 जैसे, उसके बाद और बहुत सारे स्टेल्थ ALCM जो हैं वो नेक्स्ट स्टेप पाकिस्तान एयरफोर्स और जो हमारा एयर वेपन कॉम्प्लेक्स है वो मिलकर डेवलप कर रहे हैं। तो ये किसी को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि तैमूर सिंगल वाहिद हमारा ALCM है जिसको हम कन्वेंशनल रोल्स में एम्प्लॉय करेंगे। ऑब्वियसली नेक्स्ट जनरेशन का टाइम आने वाला है, तो नेक्स्ट जनरेशन टाइम के लिए आपके पास नेक्स्ट जनरेशन वेपन सिस्टम्स भी होने चाहिए। बाकी तैमूर ALCM क्योंकि एक कन्वेंशनल वेपन सिस्टम है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब कन्वेंशनल रोल्स के लिए हम ऐसे जो अपने एडवांस्ड क्रूज मिसाइल्स हैं उनको एम्प्लॉय कर रहे हैं। और जब आप किसी वेपन सिस्टम को कन्वेंशनली डिप्लॉय करने का मोड बना लेते हैं तो ऑब्वियसली उससे रिलेटेड आपको फिर उसके जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो आप यहाँ पर ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्योंकि कन्वेंशनल रोल्स में हमें कल को अगर ज़रूरत पड़े तो हम तैमूर जैसे ALCM को बड़े नंबर में डिप्लॉय करेंगे, अपने हर फाइटर से डिप्लॉय करेंगे। तो इस पर्टिकुलर क्रूज मिसाइल्स को बेसिकली मास प्रोड्यूस किया जाएगा, यानी कि बड़े नंबर्स में पाकिस्तान एयरफोर्स इन क्रूज मिसाइल्स को अक्वायर करेगी। एंड ये चीज़ इस वजह से काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है क्योंकि पास्ट में हम ऐसी चीज़ें नहीं करते थे। पास्ट में हमारे पास जो स्टॉक होता था वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होता था ऐसे स्टेल्थ क्रूज मिसाइल्स को लेकर। राज 1 और राज 2 का जो केस है वो इसी तरह से है, क्योंकि वहाँ पर जो केसेस थे वो एक न्यूक्लियर वॉर के थे, यानी कि न्यूक्लियर पेलोड डिलीवर करना, और इसी वजह से उनके नंबर्स जो थे वो लिमिटेड थे। लेकिन ये तैमूर जो है वो क्योंकि एक कन्वेंशनल रोल वाला क्रूज मिसाइल है तो इसके नंबर बहुत ज़्यादा जो है वो खड़े किए जाएंगे, यानी कि इनको मैन्युफैक्चर बहुत बड़े नंबर में किया जाएगा, जो कि अगेन एक एडवांटेज होगा पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए। बाकी ऑन अ पर्सनल नोट आई वुड से कि पाकिस्तान एयरफोर्स को चाहिए था कि अगर इस मिसाइल को हम टेस्ट कर रहे हैं तो इसकी कलर स्कीम हम थोड़ा बहुत चेंज करते थे, बिकॉज देखने से दूर में सबको यही लगेगा कि ये कोई बाबर सीरीज़ का क्रूज़ मिसाइल है, और मतलब अगर इसकी जगह रेड और वाइट की जगह जो है वो कलर कोई डार्क ग्रे कलर में होता, कलर स्कीम चेंज होती तो और ज़्यादा बेटर होता। लेकिन खैर ये चीज़ नॉन टेक्निकल है और पर्सनल नोट के ऊपर है तो इसे आप इग्नोर कर सकते हैं। बाकी ऑन अ साइड नोट आप सब लोगों को पता लग चुका होगा कि वेनेजुएला में इस टाइम के ऊपर क्या हो रहा है, एंड वहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो तो चलो ठीक है, जो कुछ होना है वो हो रहा है,
लेकिन वेनेजुएला में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर इंडियंस आजकल बड़े ऑप्टिमिस्टिक हुए पड़े हैं। मैं शुरू से देख रहा हूँ कि इंडियंस ने अपना वही एक जो इनको उछलने की आदत है उससे ही रिलेटेड इन्होंने जो है वो पूरे सोशल मीडिया को अपने सर पे उठा रखा है कि यूएस ने जैसा ऑपरेशन वेनेजुएला के अंदर किया वैसा ही इंडिया को पाकिस्तान के अंदर करना चाहिए था। ऐसी बेवकूफ़ाना सोच रखते हैं कि अपने पागलपन में आकर इनको ये भी इनके दिमाग में नहीं रहता कि न्यूक्लियर फोर्सेस के दरमियान या एक कंट्री जिसके पास एक वैलिड कन्वेंशनल फाइटिंग फोर्स है उसके साथ आप इस तरह का मैसअप करने का सोच भी नहीं सकते। अमेरिका ने आज तक जितनी भी कंट्रीज़ के अगेंस्ट में ऑपरेशंस मिलिट्री ऑपरेशंस कंडक्ट किए हैं उन्होंने इस कॉन्फिडेंस के साथ किए हैं कि अगली जो मिलिट्री है वो कन्वेंशनली बेहतर नहीं लड़ सकती। कभी आपने देखा कि अमेरिका ने चाइना को डायरेक्टली कन्फ्रंट किया हो, रशिया को डायरेक्टली कन्फ्रंट किया हो? वो नहीं कर सकते। इस चीज़ का कॉन्फिडेंस नहीं है उनके पास। हो सकता है वर्ल्ड वॉर 3 में आगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन पास्ट में जितने भी अमेरिका के मिलिट्री ऑपरेशंस रहे हैं वो उन कंट्रीज़ के अगेंस्ट में रहे हैं जिनकी जो मिलिट्री है वो कन्वेंशनली अच्छे तरीके से फाइट नहीं कर सकती। तो अगेन मैं अपना एक ही फिक्रा दोहराऊंगा कि ना तो इंडिया अमेरिका जितनी कैपेबिलिटी बाय फार कहीं से भी रखता है एंड ना ही यहाँ पर पाकिस्तान वेनेजुएला जितना कमज़ोर है। मई के मंथ में अगर आपको याद हो तो 8-9 महीने पहले हुई बात आप लोगों को नहीं भूलनी चाहिए। आपने अपना बॉर्डर क्रॉस नहीं था किया फिर भी आप लोगों के एयरक्राफ्ट गिर गए थे। तो अमेरिका तो वेनेजुएला में आकर उनके जो हेलीकॉप्टर्स हैं उन्होंने उनकी एयर स्पेस में एंटर होकर कार्रवाई की है। आप तो अपने बॉर्डर्स में रहकर सही तरह से कुछ नहीं कर पाए। तो ये सपने देखना छोड़ दो कि तुम लोग पाकिस्तान में वेनेजुएला जैसी ऑपरेशंस को परफॉर्म कर लोगे। S-400 जैसा एयर डिफेंस सिस्टम लेने के बावजूद तुम्हारे जो एयरक्राफ्ट हैं वो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाए और तुम्हें स्टैंड ऑफ म्यूनिशंस का सहारा लेना पड़ा। तो ये तुम्हारी औकात जो है वो तुम्हारे सामने है। अपने तक रहकर बात करोगे, अपनी कैपेबिलिटी तक रहकर बात करोगे तो कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अपने मुंह से बड़ी बात करोगे तो सारे जो है वो रियलिटी चेक आकर देंगे। एंड यू नो फिर पिछले 7-8 साल में हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा एविडेंट है कि 2019 में क्या हुआ, फिर 2025 में क्या हुआ और आगे भी कुछ इस तरह का होता है तो क्या होगा। सो जस्ट इन क्लाउनरी से अपनी नेशन को खुश करो, ये तुम्हारे लिए बहुत है। एंड आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।